नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था विकारी शब्द, जिसमें हमने विकारी शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ लिया था और कल की क्लास में हमने क्रिया के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें मतलब क्रिया की जो परिभाषा क्या है, क्रिया को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्रिया को कर्म के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है और प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में विभाजित किया है तथा काल के आधार पर क्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम जो है क्रिया का जो पहला रूप है, कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद किए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद किए गए हैं। तो पहला है हमारे अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो विद्यार्थियों, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं क्या है, इसकी थोड़ी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं कि अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता। क्या प्रयुक्त नहीं होता? कर्म। तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। देखो, अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का जो प्रभाव है, क्रिया का जो फल है, वो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। और इधर सकर्मक क्रिया में क्या होता है विद्यार्थियों? वे क्रियाएं जिनका जो प्रभाव है वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। इधर किस पे पड़ता है? इधर तो कर्म प्रयुक्त नहीं होता, इसलिए क्रिया का प्रभाव किस में पड़ता है? कर्ता पर। और सकर्मक जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि उनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। देखो, सकर्मक में जो है प्रभाव पड़ता है कर्म पर और अकर्मक में पड़ता है आपके कर्ता पर। फिर है अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो यानी कि सकर्मक जो क्रिया होगी उसमें वाक्य में कर्म प्रयुक्त होता है, लेकिन जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। उन्हें हम यहाँ पे जो कर्म प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए हमें उन क्रियाओं को क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब विद्यार्थियों, इसमें हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, बच्चा रोता है, पक्षी उड़ता है। तो विद्यार्थियों, आपको अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में भेद कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि अकर्मक क्रिया कौन सी है और सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो हमें क्या करना है? सिर्फ 2 सवाल करने हैं। 2 सवाल कौन से? क्या और किसको। क्या और किसको से हमें सवाल करने हैं। अगर क्या और किसको का उत्तर आता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है, और क्या और किसको का जवाब या उत्तर नहीं आता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। अब देखो, कुत्ता भौंकता है, तो हम इसमें सवाल करते हैं कि कुत्ता क्या भौंकता है। तो क्या भौंकता है कुत्ता, ये कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि भौंकना एक क्रिया है। क्या है? भौंकना क्रिया है। और इधर जो कुत्ता है वो स्वयं करता है। तो भौंक कौन रहा है? भौंक कुत्ता रहा है, यानी कि इसका कर्म कुछ भी नहीं दिया है, हमें कर्म नहीं मिल रहा है। हमने सवाल किया कि कुत्ता क्या भौंकता है, तो हमें कोई भी उत्तर नहीं मिला। तो हमें पता चल गया कि ये क्रिया कौन सी है? ये क्रिया अकर्मक है, क्योंकि यहाँ पे कर्म प्रयुक्त नहीं है तथा क्रिया का जो प्रभाव है वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। सीधा सीधा किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। इसलिए हमें पता चल गया कि ये जो क्रिया है वो अकर्मक है। अब कविता हंसती है, कविता क्या हंसती है? तो हमें उत्तर नहीं मिला, क्योंकि हंसना एक क्या है? हंसना क्रिया है। और कविता क्या है? कविता कर्ता है। तो कर्ता जो है, कर्ता और क्रिया मौजूद है, लेकिन कर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो कर्म मौजूद जिसमें नहीं होता है, कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, वो क्रिया हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। और इसमें जो होता है कि इसमें जो क्रियाएं हैं उनका जो प्रभाव होता है कर्ता पर सीधा सीधा पड़ता है। उसका जो प्रभाव है कर्ता पर पड़ता है और कर्म इसमें मौजूद नहीं होता है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अब देखो, पक्षी उड़ता है। अब सवाल करो, पक्षी क्या उड़ता है? पक्षी क्या उड़ता है, कोई ये सवाल का उत्तर हमको मिलेगा नहीं कि पक्षी इस प्रकार उड़ता है कि उस प्रकार उड़ता है, ऐसा कोई उत्तर हमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पक्षी जो है, पक्षी स्वयं क्या है? करता है, और उड़ना एक क्रिया है। तो यहाँ पे क्रिया भी मौजूद है, कर्ता भी मौजूद है, लेकिन कर्म मौजूद नहीं है। तो जहाँ कर्म मौजूद नहीं होता है वहाँ अकर्मक क्रियाएं होती है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पे हम सकर्मक में देखते हैं। जैसे सकर्मक में भी हम वही सवाल करेंगे, क्या और किसको। तो गोपाल दूध पी रहा है। अब हम सवाल क्या करेंगे कि गोपाल क्या पी रहा है, तो हमें उत्तर आ गया कि गोपाल क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। तो गोपाल का कर्म क्या हुआ? गोपाल का कर्म हो गया दूध, यानी कि गोपाल यहाँ पे करता है और दूध उसका कर्म है, और पीना क्या है? पीना क्रिया है।
तो यहाँ पे हमें कर्ता भी मिल गया, कर्म भी मिल गया और क्रिया भी मिल गई। अब देखो वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। अब पी क्या रहा है, दूध पी रहा है, तो जो है क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, यानी दूध पे पड़ रहा है, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। अब जैसे नीतू खाना खाती है, तो खाना खा रही है, तो हम सवाल करते हैं कि नीतू क्या खा रही है, तो नीतू खाना खा रही है, हमें उत्तर मिल गया कि नीतू खाना खा रही है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें खाना जो है वो कर्म है और खाना खाना, एक खाने का मतलब भोजन है और दूसरे खाने का मतलब खाना क्रिया से है। तो नीतू यहाँ पे करता है और खाना जो है भोजन है वो इसका कर्म है और जो खाना है जो क्रिया वो क्रिया है। तो यहाँ पे कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों मौजूद है और हमारे जो क्या से सवाल करने पर हमें उत्तर इसका मिल गया कि नीतू खाना खा रही है। अब तीसरा है मीना सब्जी बना रही है। हम सवाल वापस वही करेंगे कि मीना क्या बना रही है, तो हमें उत्तर मिल गया, क्या उत्तर मिला कि मीना सब्जी बना रही है। तो यहाँ पे भी कर्म मौजूद है, जहाँ कर्म मौजूद होता है वहाँ क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है, इसलिए वो क्रिया कौन सी हो गई, सकर्मक हो गई। अब विद्यार्थियों, अब क्रिया के मैंने आपको दो भेद और बताए थे कि एक तो होती है क्रिया एक कर्मक, क्या होती है, एक कर्मक, और दूसरी होती है आपके द्विकर्मक, द्विकर्मक। अब जो एक कर्म क्रिया होगी उसमें एक कर्म मौजूद होगा और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म मौजूद होंगे। हमें सवाल वही करना है, सवाल क्या करना है, क्या और किसको। हमें दो जो सवाल करने हैं, क्या और किसको, क्या और किसको से हमें सवाल करने हैं। अगर इनका उत्तर मिल जाएगा तो हमें वो क्रिया सकर्मक है ये पता चल जाएगा। यदि क्या और किसको दोनों का ही उत्तर मिलता है तो उसमें क्रिया में दो कर्म है, हमें पता चल जाएगा कि कौन सी क्रिया एक कर्मक है और कौन सी द्विकर्मक है। यहाँ हमने सबसे सवाल किया क्या से, हमें कर्म एक ही मिला, यहाँ पे गोपाल यहाँ पे करता है, दूध यहाँ पे कर्म है और पीना यहाँ पे क्रिया है। तो विद्यार्थियों हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक कर्म है। तो इन तीनों जो वाक्यों में हमें जो कर्म मिला वो एक कर्मक मिला, एक कर्म मिला, कितना मिला, एक कर्म। अब नीचे जो एक वाक्य लिखा हुआ है कि किसान बैलों को चारा खिला रहा है, तो हम सवाल वही करेंगे कि किसान क्या खिला रहा है, तो क्या खिला रहा है, यहाँ पे देखो चारा, तो एक उत्तर तो हमारे ये आ गया, तो एक कर्म तो क्या हो गया, ये हो गया। और दूसरा किसको खिला रहा है, तो बैलों को, किसको से हमने सवाल किया तो हमें उत्तर मिल गया बैलों को, एक कर्म ये हो गया। अब विद्यार्थियों एक चीज आपको और बता दूं कि जो क्रिया के जो जस्ट पास में जो कर्म होता है वो मुख्य कर्म होता है और जो कर्ता के पास जो कर्म होता है वो गौण कर्म होता है, क्योंकि जो आपके जो मुख्य कर्म होता है वो हमेशा निर्जीव होता है और गौण कर्म हमेशा सजीव होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गौण कर्म यहाँ पे कौन सा है, बैल गौण कर्म क्यों है, क्योंकि ये सजीव है और ये निर्जीव है, क्योंकि हमेशा जो मुख्य कर्म होगा वो हमेशा निर्जीव ही होगा। अब किसान बैलों को, तो एक यहाँ पे किसान क्या हो गया, कर्ता, और बैलों को किसको सवाल किया हमने, किसको, तो बैलों को, एक उत्तर यहाँ पे आ गया। और दूसरा क्या खिला रहा है, तो चारा खिला रहा है। तो विद्यार्थियों इसमें दोनों ही सवालों के हमारे उत्तर मिल गए। तो यहाँ पे क्रिया कौन सी है, यहाँ पे क्रिया आपके द्विकर्मक है, कौन सी है, द्विकर्मक है। और एक चीज मैंने और बता दी थी आपको कि ये बैल जो है यहाँ पे गौण कर्म है और जो चारा है ये मुख्य कर्म है, और जो गौण कर्म हमेशा क्या होता है, सजीव होता है और मुख्य कर्म हमेशा निर्जीव होता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और कल की क्लास में हम क्या करेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हमने पढ़ लिए, कल हम प्रयोग तथा संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले थोड़े से यहाँ पे और हमें क्लियर कर देंगे, थोड़े उदाहरण और ले लेंगे, थोड़े वाक्य और ले लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।